14 अप्रैल 2008 की रात एक लड़की जिसका नाम शबनम होता है, शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया था। वो भी बहुत भयानक था वो मर्डर। एक लड़का अचानक से गायब हो जाता है। ज़्यादा परेशान था उसका भाई, और वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जरीन खान के पास पहुंचता है। तो उसके घर में एक बड़ी सी ग्राइंडर मशीन थी। तो उसने लड़के ने देखा कि इतनी बड़ी मशीन घर के अंदर क्या कर रही है। तो वैसे उसने मशीन को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। अचानक ही उसके मशीन के दांते जो होता है ना, कटर जो होता है, कटर में एक दांत फंसा हुआ था। एक लड़का जिसका नाम रियाज होता है, वो कब्र के जो पैरों के साइड वाला हिस्सा होता था उसमें से पटरे वगैरह हटा गए और वो अंदर कब्र के अंदर चले जाया करता था। और अंदर जाने के बाद उसके साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी होता था वो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि हमें पता है कि आपको डार्क ट्रू क्राइम स्टोरीज सुनने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे ही आज हमने एक ऐसे क्रिएटर को बुलाया है जो कि बहुत ही छोटे शहर से हैं, बहुत ही टाइम से प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं और कुछ टाइम से यूट्यूब पे डेडिकेटेडली ट्रू क्राइम स्टोरीज़ कवर कर रहे हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स है, 4 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स है और आपने कहीं ना कहीं ज़रूर इनको देखा होगा यूट्यूब पे। इनका नाम है उस्मान सैफ़ी जी। आज हमारे शो पे ऐसी स्टोरीज़ बताएंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। ये भी अपने ऊपर चैलेंज लेते हैं कि मैं ऐसी स्टोरीज़ कवर करूँगा जिस पे ऑडियंस कमेंट करे कि ये तो झूठ ही बोल रहे होंगे। तो आज यहाँ पे भी ऐसी कहानी, अभी हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, ऐसी स्टोरीज़ होने वाले हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा कि हम कैसी सोसाइटी में जी रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सर स्वागत है सर। आप तीनों भाइयों का दिल से शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ मेरे जैसे भाई को बुलाया। नहीं सर, आप भी बहुत बड़े हैं। हम आपकी स्टोरीज देखते हैं और आप इतनी वेल रिसर्च्ड वीडियोस बनाते हैं, तो हमने कहा यार इनको तो प्लीज़ आना यहाँ बनता ही है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप भी यहाँ पे आए। थैंक यू सर। शुरुआत करते हैं। थोड़ी आपकी पर्सनल भी एक स्टोरी है जो क्राइम से ही जुड़ी हुई है, पर आप क्रिमिनल नहीं है उसमें। ये ऑडियंस को क्लियर कर दें। तो थोड़ा डिटेल में बताओ सर अपनी स्टोरी से, आपके बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस जानेगी। आपने एक बहुत प्यारी सी बात ये कही है कि आप उसमें क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझे उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मैंने ही क्या वो क्राइम कर दिया है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं उसके, तो एक घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा, और अमरोहा की एक तहसील है हसनपुर, और हसनपुर तहसील का एक गांव लगता है बावनखेड़ी। ये घटना हुई थी 14 अप्रैल 2008 की रात। एक लड़की जिसका नाम शबनम होता है, शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों का मर्डर कर दिया था। वो भी बहुत भयानक था वो मर्डर। क्यों कर दिया था? एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में? हाँ, वो प्रेमी और प्रेमिका सलीम से उनका शबनम का अफेयर था। और क्योंकि शबनम टीचर थी, MA कर रखा है इंग्लिश और ज्योग्राफी से, और उनके ठीक घर के सामने एक गरीब लड़का जिसका नाम सलीम होता है। वो लड़की पढ़ाने के लिए जाया करती थी। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और शायद घर वालों को इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे, मंजूरी नहीं दी। लड़की शायद शादी करना चाहती होगी। लड़की तो पढ़ी लिखी लग रही है और फिर भी 7 मर्डर कर दिया। इस बात पे तो खैर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम HL दत्तू साहब थे, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की ये 7 मर्डर कैसे कर सकती है। तो जब उसका फैसला हुआ था तो निचली अदालत, फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचता है। तो अभी तक उनको फांसी की ही सज़ा का हुक्म है, और उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं है कि वो कब उनको फांसी दी जाए। अगर उनको फांसी होती है तो वो भारत के इतिहास में पहली ऐसी महिला होंगी जिसको फांसी दी जाएगी। अच्छा। पूरे इंडिया के अंदर। तो क्योंकि अभी तक किसी की आज़ादी के बाद किसी को फांसी नहीं दी गई है, खासकर लेडीज़ को, तो वो शबनम का ही नाम चलता रहता है। सर इस केस को थोड़ा जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। बताइए थोड़ा डिटेल में क्या हुआ था। लड़की ने जो अपनी पढ़ाई की थी वो JS हिंदू कॉलेज अमरोहा है, वहाँ की ये गांव से जाया करती थी। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई होती है। उसकी पढ़ाई के बाद उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि बेसिक एजुकेशन में वो टीचर बन जाती हैं। अपने स्कूल आना जाना, और घर के ठीक सामने एक आरा मशीन जैसे लकड़ी काटने वाली जो होती मशीनें होती हैं, तो वहाँ रहता था। एक मज़दूर करता था। तो कभी कभार उसके वो हेल्प कर दिया करते थे, और इस हेल्प में ही लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। अब इन्होंने शादी वादी करने की कोशिश की होगी, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हुए। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने जैसे मैंने खुद पढ़ा है, मतलब हालांकि शबनम से मेरी फेस टू फेस बहुत बार मुलाकात हुई, मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जो पढ़ा है, जो रिसर्च का हिस्सा है, उसी से बता रहा हूँ मैं।
तो इन्होंने अपने परिवार के लोगों को कुछ नशीला पदार्थ दिया और उसको खाने में, दूध में या चाय में, किसी चीज़ में। तो उसके बाद फिर कुल्हाड़ी से हर एक सदस्य को काट दिया। उसमें शबनम के मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, उनके 2 सगे भाई होते हैं, उनकी सगी भाभी होती हैं, एक 9 महीने का बच्चा होता है और एक उनकी बुआ की बेटी होती है। तो 7 लोगों को जो मार दिया था। उसके बाद फिर मामला वो उस वक्त इतना हाईलाइट हुआ था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। आसपास के 10-20 गाँव के लोग पहुँच जाते हैं, कई हज़ारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। सड़कें जाम हो जाती हैं क्योंकि जो उनकी लड़की के पापा वो टीचर होते हैं कि पास में एक इंटर कॉलेज होता है, किसान इंटर कॉलेज। तो सब लगता था इतने बढ़िया आदमी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो सभी लोग चाहते थे कि केस का खुलासा हो। लेकिन पुलिस ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब जो उसका मैंने ये अमर उजाला की रिपोर्ट पढ़ी थी उस साल, कि जब कोई लाइन नहीं मिल रही है और पुलिस पर दबाव पड़ रहा है, मायावती खुद पहुंची है कि भाई जल्दी से जल्दी खुलासा करो। और उस लड़की के लिए कि 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई थी कि जैसे केस खुलेगा तो हम इसके परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 5 लाख रुपए देंगे। तब एक पुलिस वाला जिसकी नई पोस्टिंग रही होगी शायद, वो जाता है शबनम के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ और मुझे वो सब कुछ पता है, इसलिए मेरी आप मुझे कोई बात हो आपके मन में तो मुझे बता दो। तब शबनम ने ऐसी कुछ नहीं, लेकिन जब उसने लगातार उसे फॉलो किया तो उसने एक सिम कार्ड दिया था और सिम कार्ड से पता चला कि उन दोनों की बहुत सारी बातें होती थी। लड़के के बारे में किसी को नहीं पता था सवाए घर वालों के, और घर वाले मर चुके थे। तो सिम कार्ड का जब CDR निकलवाया गया तो कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन दोनों की बातचीत होती थी और फिर वो केस का खुलासा होता है, कैसे मारा कैसे नहीं मारा। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब हो गया कि जब ये केस को जब चार्जशीट फाइल की गई थी कोर्ट के अंदर, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस ऑफिसर को जिसने जांच की थी कि सबसे बेहतरीन, मतलब इससे अच्छी जांच उन्होंने अपने जज साहब ने कहा था कि मैंने अपने करियर में नहीं देखी कि जिस तरह से उन्होंने जांच की थी। तो फिर दोनों को ही निचली अदालत से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है 8 मर्डर करने पर। यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट तब आता है कि जब लड़की को जब जेल भेजा जा रहा था, उसका मेडिकल किया तो वह 2 या 2.5 महीने के आसपास की वो प्रेग्नेंट होगी और ये भी एक न्यूज़ बन जाती है कि वो यार वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वहीं बच्चा पैदा होता है, वहीं रहता है। लेकिन मेरा जो इस केस में जो जुड़ाव होता है, मैं उस वक्त हिंदुस्तान पेपर के दैनिक जागरण के लिए रिपोर्टिंग किया करता था। तो मैंने देखा यार मुझे शायद इस केस से जोड़ना चाहिए, यानी कि मैं उस लड़की के साथ ही कॉलेज जाया करता था। अच्छा, हाँ, पहले से जानते थे? हाँ, मैं उसे बहुत पहले से जानता था कि जिस बस में वो लड़की जाती थी उसी बस में मैं जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ, कई बार के एक बार ऐसा चांस था कि मेरे पास जो किताबें थी मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था और बस में भीड़ ज़्यादा हो रही थी। तो उस लड़की ने कहा कि आप ये सारी बुक्स मुझे दे दो, मैं आपकी मतलब हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने उसको अपनी सारी बुक्स दे दी क्योंकि वो सीट पे बैठी हुई थी। और इसी बीच में उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कर रहे हो। तो यहीं से हम दोनों की जान पहचान हो गई। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला कि इसी लड़की ने 7 मर्डर किए हैं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मेरे मिलने की इच्छा जगी कि मैंने यार क्यों ना से मुलाकात की जाए। और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ था प्रिंट मीडिया से, तो मैं सोच रहा था कि इस पर एक किताब लिखूँ जो पब्लिक जानती है इसको एक कातिल के रूप में और मैं जानता हूँ एक अच्छी लड़की के रूप में। और वैसे कितने टाइम में खुलासा हो गया था इस चीज़ का कि इन दोनों ने मिलकर करा है? और 5वें 7वें खुलासा हो गया था। और जब कोई कातिल नहीं मिल रहा था तो लड़की से पूछा कि तुम पे किसी को शक है, तो उसने अपने परिवार के लोगों का नाम लिख दिया कि ये लोग हैं। और पुलिस ने उन्हें इतना मारा कि सब लोगों ने बोल दिया कि जी हमने 7 मर्डर किए हैं। फिर पुलिस ने खुलासा भी कर दिया था। अच्छा। लेकिन वो जब पुलिस की मार के आगे तो हर कोई कहते हैं ना कि मुर्दे बोलने लगते हैं। तो यहाँ मुर्दे बोलने लगे थे कि जो इनका कोई रोल नहीं था बेचारे, वो उन्होंने कहा कि हमने मार दिया। लेकिन जब जांच सही दिशा में गई तो पता चला कि यही कातिल है असली। अच्छा, और एग्जैक्टली कैसे पता चला? उस सिम कार्ड से ही? सिम कार्ड से पता चला। और जब जैसे सिम कार्ड मिला था, सिम कार्ड के कॉल डेटा रिकॉर्ड, उसमें एक नाम आता है सलीम का। सलीम का जैसे नाम आता है तो उससे पूरी लड़की को अलग, लड़के को अलग। जो पुलिस गेम खेलती है अक्सर कि हमें सलीम ने सब कुछ बता दिया है, तो उसने कहा वो मैंने कुछ नहीं किया है, उसने किया है जो भी कुछ किया है। तो फिर दोनों फिर अभी तक तो एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर वही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और फिर जो भी इन्होंने बताया उसके बाद फिर जांच वाँच होती है, सब पकड़ जाता है। तो आप जब मिलने गए तो आपकी क्या इंटरेक्शन हुई जेल में? पहली बार मैं तो मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई, मैं लगातार कोशिश करता रहा मिलने की। उसने जो एक प्रोसेस होता है किसी से जेल में अगर मुलाकात करते हैं तो उस दौर में पर्ची लगती थी और पर्ची लग के अंदर वो पर्ची जाती है, वो मिलना चाहता है आपसे नहीं चाहता है।
तो मुझसे मिलने के लिए पहली बार में तैयार हो जाती, लेकिन शबनम आई नहीं थी मिलने के लिए। और ये 2008, 9, 10, 11, 12 4 साल में उससे कोई मिलने नहीं गया था। और अचानक ही एक बंदा आ जाता है कि ये मिलने के लिए जा रहा है। तो फिर मुझे पुलिस वालों ने बड़े मेरी अच्छे से तलाशी ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शबनम को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आया। मेरा मकसद ये था कि मैं उस पर एक किताब लिखूं, तो वो मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे एक अचानक से ज़िद सी चढ़ी कि यार ये कैसे नहीं मिल सकती मुझसे, जबकि मेरे साथ आना जाना था, मैं सीनियर थी ये। तो फिर मैं लगातार जाने लगा, और एक दिन जाते जाते ही ऐसे 2.5 या 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला इस बात का। तब मैंने आपका प्योर इंटेंशन सिर्फ बुक किताब लिखना था, बुक लिखना था। और इसी बीच में मुझे पता चल जाता है कि उसको एक बच्चा है, और इस बच्चे को देने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पेरेंट्स को ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा कि इससे जुड़ने के लिए क्यों ना इस बच्चे के लिए अप्लाई किया जाए। लेकिन जब वो अखबार जो आता है पूरे यूपी लेवल पे छपता है, तो हर अखबार में दैनिक जागरण है, अमर उजाला, हिंदुस्तान है, कोई भी फैमिली तैयार नहीं होती थी उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग समझते थे कि यार इतना इसकी माँ ने ये काम किया है, बच्चा सही नहीं है, ये वो क्रिमिनल का बच्चा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोलते थे। तो फिर वो कोशिश की, हमने अप्लाई किया, वो बच्चा मिल जाता है। तो जितना दोषी शबनम को मानते थे, हाँ मैं लिया था। अच्छा। हाँ, ये 30 जुलाई 2015 को हम लोग उसको लेके आए। आप शादीशुदा थे उस टाइम? ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जब हम किसी परिवार के साथ रहते हैं तो हमें बच्चा मिल सकता है, लेकिन अगर हम सिंगल हैं तो सिंगल पेरेंट्स को कभी बच्चा नहीं मिल सकता, कि उसे पाले कौन, उसे खिलाए कौन, आप जॉब करेंगे या बच्चे को देखेंगे। तो इसी तरह से करते करते मैं अपनी कहानी सुनाया करता था अपनी फ्रेंड को। तो जब फ्रेंड को कहानी सुनाता था तभी मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है हम इस बच्चों को लेते हैं। बाकी कोई लेडी जो हमारी अपनी कम्युनिटी की थी वो तैयार नहीं होती थी शादी के लिए इस बच्चे की वजह से। और जब ये मेरी फ्रेंड, इनका नाम वंदना सिंह है, वंदना वो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर हैं, वो तैयार हो जाती हैं। और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, अगर हम बच्चा लेंगे तो फिर अपना कोई बच्चा नहीं होगा, यानी कि शादी के बाद हम सिर्फ इसी को पालेंगे, यही हमारा अपना बच्चा होगा। तो आप भी एग्री कर गए? मुझे तो पता नहीं क्यों उस बच्चे से इतना लगाव हो गया था। अब मैं किताब को भूल गया, मुझे अब कोई बुक नहीं लिखनी थी, मुझे सिर्फ अब बच्चा लेना था। अब आप मिले भी नहीं हो बच्चे को मैंने देखा भी नहीं तो ऐसा क्या आपके अंदर आ रहा था? सर ये जो आप बता रहे हैं कहानी, इससे तो ये दिख रहा है स्टार्ट, मतलब कि इनिशियली आपको किताब ही लिखनी थी, इसीलिए आपने बच्चों को अडॉप्ट करने का प्लान किया। इससे तो ये शुरुआत यही था कि मैं, एक फिल्म आई थी बागवान, अमिताभ बच्चन ने किताब लिखी, रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार शबनम पे मैं किताब लिखूंगा तो मैं भी एक स्टार बन जाऊंगा। लेकिन वो फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो फिर मुझे भी लोग जानने लगे। डेली अखबार में छपता था कि उस्मान ये इन्होंने अप्लाई किया, ऐसा किया, मतलब बहुत छपता था अखबारों में। तो आपने फेमस होने के लिए करा ही था? नहीं, फेमस होने के लिए मतलब किताब से इनकम होगी, इनकम से मुझे लगता था कि प्रिंट मीडिया शायद मुझे उतना नहीं देता है, लेकिन बुक लिखूंगा तो उससे मुझे ज़्यादा इनकम हो जाएगी। ये हाँ कहीं ना कहीं दिमाग में तो था। और फिर आजकल ये चल रहा है, मेरा भी मन करता था मैं बिग बॉस में चले जाऊँगा। लेकिन कोई बिग बॉस वालों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया। वो बाद में हुआ तो इस पर कि आप कॉपीराइट पे सिग्नेचर कर दीजिए, हम इस पर वेब सीरीज़ बना रहे हैं, फिल्म बनेगी। तो ये अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स और कई बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, धर्मा प्रोडक्शन। लेकिन मैं जब अपनी यूट्यूब की लाइफ में आया तो मुझे वो सब चीज़ छोटी लगने लगी, मैंने छोड़ो। तो बच्चा आपने अडॉप्ट कर लिया, फाइनली आपके साथ ही हैं? वो हमारे अपने साथ हैं। बच्चा अडॉप्ट करते दौरान आपकी कोई शबनम से इंटरेक्शन हुई? पहली बार मैंने शबनम को देखा था शायद 2012 या 13 के आसपास की बात है, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप एक काम करिए, मुलाकात कर लीजिए। तब मेरे दिमाग में वही सवाल जो अमूमन हर आदमी के दिमाग में आता है कि वो तुमने 7 कत्ल क्यों किए थे? बस इतना था उसने क्यों तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, कुछ नहीं बोली हो? मैंने गलती कर दी क्या? मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा। तो मैं मतलब कॉलेज को छोड़ने के बाद उससे कम से कम मिला था 7-8 साल के बाद। और 7-8 साल के बाद मुझे ये पूछना चाहिए था कि तुम कैसी हो, ठीक हो, यहाँ सब कैसे, परेशानी तो नहीं है? तो मुझे उसके हाल चाल लेने चाहिए था। मैं सीधा एकदम डायरेक्ट, आपके दिमाग में तो बुक चल रही थी ना, बुक कंप्लीट करनी है। वो डायरी लेके गया था मैं उसको कि मैं सोच रहा था कि लो इस पे अपनी कहानी लिख देना। लेकिन वो पता नहीं ये हो, शायद ये या तो आपका अनुभव कम हो, एक्सपीरियंस कम हो, ये हो सकता है, या मैं इतना ज़्यादा उतावला था कि मुझे बस वही चाहिए। जैसे होता है ना कि हम बहुत सारा सामान रखा हो और जो हमें
सबसे तो पसंद आता है, हम उस पर हाथ रखते हैं ना, मुझे तो यही चाहिए बस। जबकि हमें और भी इधर नहीं, पर इस जवाब से भी लगता है कि रिग्रेट नहीं है उसको इस चीज़ का जो करा है। ना, वैसे तो हमेशा वो यही कहती हैं। मैं नहीं बात करता इस बारे में। जब पहली बार वो नाराज़ हो गई थी, मेरी वाइफ ने 1-2 बार जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया, मैंने ये सब नहीं किया है। तो अब पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है। अगर ऐसी बात थी तो मेरी बाद में बात हुई थी, 2021 की बात है ये, 21 फरवरी 2021। मैंने उनसे कहा था कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो आप अपने लेवल पर, जेल से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आप जज साहब को, सीजीआई को, किसी को भी लेटर लिखिए, आप जांच की मांग करिए। आप कहिए मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया, ठीक है। उस वक्त जब पहली बार हो सकता है कि आपको, जैसे आपके चाचा चाची वगैरह परिवार के लोगों को मारा पीटा, उन्होंने कहा जी हमने मर्डर किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। लेकिन आपने इतने सालों में क्यों नहीं कहा? जब लगातार साल गुजरते चले जा रहे हैं और आप चुपचाप जेल में, तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके थे और आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने नहीं किया है, तो फिर आपको बोलना चाहिए था जैसा आप बोल रहे हैं। तो इस पर काफ़ी आवाज़ उठी थी, सीबीआई वगैरह की जांच होनी चाहिए थी। 7 मर्डर होना अपना अपनी बड़ी बात थी। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, ये हमेशा उन्होंने अपने आप को निर्दोष कहा और जज साहब से जब भी बोलते थे कि साहब मैंने ये सब नहीं किया है, तो और मेरा एक बच्चा है, मुझे उसकी परवरिश करनी है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मर्डर किया था। अच्छा। जो 9 महीने का बच्चा था, उनका सगा भतीजा, उन्होंने सिर्फ उसी का मर्डर किया था, बाकी मर्डर सलीम नहीं किए थे। बच्चे का उन्होंने? हाँ, बच्चा वो क्या था ये बताते हैं। मतलब जैसे ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी? ये जो भी इसकी जांच हुई है, जांच के बाद पता चला था कि बच्चे का गला नहीं काटा था, बाकी सबके गले काटे थे कुल्हाड़ी से। वो 9 महीने का बच्चा था उनका, उसका उन्होंने गला दबाया था। अक्सर छोटे बच्चों का अगर गला दबाया जाए तो वो कई बार नहीं दबता है, यानी कि वो बच जाता है। वो बच गया। जब 6 मर्डर हो चुके हैं, उसके बाद अचानक ही वो बच्चा रोने लगता है। लड़की ने कहा कि ये बच गया, इसको भी मार दो। उसने कहा मैंने तो सब मार दिए, एक को तो तुम भी मार सकती हो। तब उसने लास्ट में उसका गला घोंटा था, बाकी उसने वो दूर से टॉर्च दिखाती रही थी और वो कुल्हाड़ी चलाता रहा था। बताओ, बच्चे को तो कहीं और रख देते हैं, यही करने का। जज साहब ने ये कहा था कि ठीक है, अगर तुमने इतने कर दिया तो उससे कर दिया, हो सकता है बड़ों से खतरा हो। उस 9 महीने के बच्चे से आपको क्या खतरा था? और इस दौरान सलीम भी अभी जेल में ही है? हाँ, वो नैनी जेल में है। ये इलाहाबाद में नैनी है, वहाँ की जेल में। और सर वो बच्चा अभी कितना बड़ा हो गया है? आपकी जितना लंबा हो गया। अच्छा, आपकी जैसा है। क्या नाम है? नाम बट उन्हें पता है ओरिजिनली उनकी मम्मी की स्टोरी? सब कुछ पता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ आता है। अच्छा। और आप, सिंस आप एक मुस्लिम है, आपकी वाइफ हिंदू है, तो वो क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है, या आपने मतलब कैसे उनको बड़ा किया, शिक्षा दी, क्या सिखाया? वो ऐसा है कि कभी भी ईद और दिवाली एक साथ नहीं आती है। जब ईद होती है तो वो ईद मनाता है, दिवाली होती है तो वो दिवाली मनाता है। तो दोनों अपनी दादी के घर भी जाता है, वो अपनी नानी के घर भी जाता है। तो उसको दादी का भी प्यार मिलता है, उसको नानी का मिलता है, माँ बाप का भी मिलता है। तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में मतलब वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। और मैं आपके इस रियल टॉक पे आएगा ना, तो उसके माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि जब वो पहली बार जेल से निकला था, ये बात है 30 जुलाई 2015, तो वो तैयार नहीं था निकलने के लिए, क्योंकि एक माँ से बच्चा छूट रहा है और एक नए लोगों के पास पहुंच रहा है। वो इस टाइम कितने बड़े हो गए थे? वो 6 साल 7 महीने और 21 दिन का था। 6 साल तक रह सकते हैं बच्चे जेल में? हाँ, 6 साल तक बच्चे रह सकते हैं जेल में अपनी माँ के साथ, क्योंकि जब कोई उसकी परवरिश करने वाला नहीं होगा। वो ब्लड रिलेशन ने उसके पैदा किया है सब कुछ। तो फिर तो वो अच्छा खासा अटैच हो गए होंगे अपनी माँ से। तो अटैच था ठीक ठाक, लेकिन हम नए लोगों से कैसे मिले? तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मैं सभी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, बताओ तुम क्या क्या चाहते हो। तो उसने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा बहुत सिंपल सा, अपने मन में सोचा आइसक्रीम तो जाते दिलवा दूँगा। दूसरा उसने मुझसे कहा कि मुझे ऑफिस वाले कपड़े चाहिए। मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि ये कोट पैंट को ऑफिस वाले कपड़े बोलता है। ये भी बहुत ईजी था। तीसरा उसने कहा कि मुझे सलमान खान से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, सलमान खान से। मैंने हाँ में हाँ मिला दी उसकी। अरे ठीक है, मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है ये वो। उनसे तो हमें ही मिलना है। आपको भी मिलना है तो बिग बॉस में चले जाइए आप। तो अब सलमान खान से तो मिलना भैया मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं। हालांकि किसी ने मुझे उनके वालिद साहब, इनके सलीम साहब का नंबर दे दिया था और मैंने डायरेक्ट फ़ोन भी लगा दिया था। तो अंकल ने कहा अरे यार जिससे देखो वो सलमान खान से मिलना चाहता है,
कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता। मैंने कहा अंकल आप ही मिल लो कम समय ही कह दूँगा कि हाँ सलमान खान के पापा से मिला हूँ। लेकिन उनकी याददाश्त वगैरह जब काफ़ी बेचारे बुजुर्ग हो रहे हैं, खैर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तभी दिमाग में आइडिया आया, एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, तो मैंने दिखाया उसको उनकी ये है सलमान खान। तो वो फिल्म देख के इतना खुश हो गया था, क्योंकि जेल के अंदर जो टीवी होते हैं वो छोटा साइज होता है या इतना बड़ा होगा, और जो मॉल होते हैं उसके अंदर जो सिनेमा होता है वो तो बड़ा होता है। तो टीवी देख के खुश हो गया था, उसने फिर सलमान खान की कभी डिमांड नहीं की थी। बट सर आपके लिए भी तारीफ़ है, आपने एक बच्चे की लाइफ चेंज करी और आपकी वाइफ के लिए भी उन्होंने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया है, आप दोनों ने मिलके। सर सिंस आप यूट्यूब पे रोज़ एक स्टोरी कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप, तो कुछ इंडिया के बाहर की स्टोरी अगर, क्योंकि हम इंडिया में रहते हुए इंडिया की स्टोरीज़ तो हमें पता चलती रहती है जो कि बहुत शॉकिंग होती है, पर मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा बाहर का भी पता चले क्या चल रहा है और कैसे क्राइम हो रहे हैं। आपको एक छोटी सी कहानी थी यूनाइटेड अरब अमीरात की। वहाँ का एक अलैन, ओमान से की सीमा से लगा हुआ एक शहर है। अलैन की रहने वाली एक लेडी नहीं मतलब एक लड़का अचानक से गायब हो जाता है, और 3 महीने तक वो गायब था। उसके घर वाले, मम्मी पापा भाई बहन परिवार वाले सब उसे ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं पा रहा था। ज़्यादा परेशान था उसका भाई। वो पुलिस भी थाने जाता है, उसके दोस्तों से मिलता है, सबसे बात करता है, लेकिन किसी ने कोई बताया नहीं कि अभी वो कहाँ है। अचानक ही वो उस लड़की के पास जाता है, उसका भाई जो गायब होता है उसका नाम यूसुफ खान होता है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि ज़रीन खान के पास पहुंचता है और जाके कहता है कि ज़रीन क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? वो कहती है मैं तो खुद उसको लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, उसका नंबर भी बंद आ रहा है, और उसने मुझसे वादा किया था शादी करने का, ये वो शायद मुझे धोखा दे के वो चला गया है। तो वो बड़ा परेशान हो गया उसका भाई यूसुफ का। तो उसके घर में एक बड़ी सी ग्राइंडर मशीन थी, एक तो नॉर्मल साइज जो घर में होता है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी थी, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में मीट को यानी कि गोश्त को उसमें छोटे छोटे बारीक वाला, उसको कीमा बोलते हैं उसको, या कीमे से भी ज़्यादा कुछ होगा, वो किया जाता है। तो उसने लड़के ने देखा कि इतनी बड़ी मशीन घर के अंदर क्या कर रही है। तभी कुछ लोगों की आदत होती है ना किसी चीज़ को छेड़ने की, तो वैसे उसने मशीन को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। अचानक ही उसके मशीन के दांते जो होता है ना, कटर जो होता है, कटर में एक दांत फंसा हुआ था। उसने निकाल के देखा, बोला ये तो इंसान के जैसा लगता है। अब उस दांत को वो लेके कुछ बोला, तो ज़रीन खान ने उसको रोकने की कोशिश की कि यार तुम इसे वापस लाओ, क्या है ये। तो उसे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ दाल में कुछ काला है। वो उसे लेके तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचा, जाकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई का मर्डर ज़रीन खान ने किया है और आप इसकी जाँच कर लीजिए। जब उस दांत का जो सैंपल लिया, उसका DNA कराया, तो पता चलता है कि वो उसी के भाई का था। अब ये सवाल उठता है कि आखिर उसने भाई का मर्डर क्यों किया, और मर्डर करने के बाद आखिरकार उसके क्या हुआ। तो पता चलता है कि उसका कई लड़कियों से अफेयर हो गया था और वो उसे धोखा दे रहा था। वो बार बार उसे कह रहे थे कि बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार, आप एक बार आ जाइए। तो उसने सोचा यार एक बार में जाने क्या जा रहा है, मुलाकात कर लेते हैं। वो उसके पास जाता है और उससे कुछ उसने नशा दिया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करना शायद आसान होता है, लेकिन मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाना किसी भी क्राइम में सबसे मुश्किल काम होता है। अब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसको मार के और इसके जो हैं ग्लैंड मतलब छोटे टुकड़े करके उसको पीसा। आजकल तो वैसे ही एक ट्रेंड सा हो गया है कि श्रद्धा वालकर हो गया, तुम्हारे बेंगलोर में हुआ है, मुंबई में कई कांड हो चुके हैं। लेकिन वो शायद ये 2016 का या 15 के आसपास का रहा होगा। तो उसने उसके टुकड़े किए, उसके बाद उसकी यूनाइटेड अरब अमीरात की ही एक उसका डिश है, बिरयानी है वो, तो उसका कुछ अलग नाम होता है, जैसे हैदराबाद की अलग होती है, इसका अलग होता है। तो उसके मीट का बहुत बारीक हिस्सा हो जाता है। उसने उसकी बिरयानी बनाई और पास में ही मज़दूर थे पाकिस्तान के रहने वाले, जो एक बिल्डिंग में काम चला था। वो अक्सर अपने होटल से बचा हुआ खाना उन्हें खिला दिया करती थी, लेकिन उसने 3 दिन लगातार उनकी दावत की, कभी कबाब बना के, कभी टिक्की बना के और कभी बिरयानी बना के। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि उन मजदूरों को जब पता चला होगा कि यार तुमने 3 दिन तक जो दावत खाई थी वो एक इंसान की मीट की खाई थी, तो उनकी क्या हालत रही होगी। जब ये कहानी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर सुनाई तो लोगों को यकीन आया कि झूठ बोल रहा है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जिस कहानी को मैं सुनाता हूँ आप उसको सुनने के बाद एक बार गूगल जरूर कर लिया करो, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं भी गूगल करता हूँ। ये तो अलग ही चीज़ है यार, पूरा ग्राइंड ही कर दी पूरी इंसान, और खिला दी यार लोगों को, खिला दी ये वाकई सुनने
आप महसूस करेंगे जैसे महसूस कर रहे हैं ना, एकदम झटका सा लगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह की कहानियाँ और हैं। इसको फिर सजा क्या सुनाई गई? वहाँ का कानून तो बहुत खतरनाक है, मौत के बदले मौत, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। तो जाहिर सी बात है वो मार दी गई होगी। मतलब जैसे कि अभी आपने यहाँ की लड़की बांदा की रहने वाली शहजादी, नाम सुना होगा उसका। शहजादी से एक 3-4 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है और उसको अभी मुश्किल से 15-20 दिन पुरानी बात है, उसको सज़ा दी। वहाँ तो सज़ा भी कुछ ऐसे देते हैं कि सीधा दिल पे गोली मारते हैं। मैंने पूरी इस वाली को डिटेल में नहीं सुनाया है किस तरह से मारा गया था, लेकिन बताते हैं कि 4-6 लोग थे, उनके हाथ में बंदूकें होती हैं और कोई एक बंदूक के अंदर गोली होती है, उनको नहीं पता होता चलाने वालों को, और एक टाइम दिया जाता है कि चलाइए, तो सब शूट कर देते हैं। तो एक गोली ही होती है, वो चलती है, लग जाती है, मर जाता है। निशाना एक ही टारगेट होता है सबका कि आपको यहाँ गोली चलानी है। तो शहजादी को अभी कुछ इसी तरह से मारा था वहाँ पे। अलग ही पनिशमेंट है तो। हाँ, खतरनाक। सर एक आप वो बता रहे थे नीडल वाला केस की। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने पूछा। मैंने आपके उसमें पॉडकास्ट में भी देखा है कि कुछ इस तरह के तंत्र मंत्र की बातें भी बहुत करते हैं। ये वाकई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैंने सुनाई थी तो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। ये यूपी के ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है किठौर। अच्छा। किठौर का एक गांव लगता है। एक गांव की लड़की थी, वहाँ पर उस लड़की के अंदर जिन्न आया करते थे। और जब जिन्न आते थे, जैसे जिन्नात बोलते हैं ना, तो जिन्न आया करते थे। तो जिन्न कुछ इस तरह से आते थे कि उसके यहाँ उसे जब पता चल जाता था लोगों को, तो उसके घर में बहुत लंबी लाइन लग जाया करती थी। अब वो कुछ ना कुछ पढ़ के देती थी, कोई बीमार है, कोई कुछ दिक्कत है, तो वो पढ़ के देती थी उससे पानी में या किसी चीज़ में, तो आदमी ठीक हो गया। इस तरह चल रहा था। तो उस लड़की के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार मेरी लड़की पे जिन्न आ रहे हैं, और इससे इनकम भी कहीं ना कहीं हो ही रही थी उससे। जो मतलब वो लोगों की हेल्प कर रहे थे। हेल्प भी कर रही थी, वो जिन्न हेल्प कर रहा था लोगों की। अच्छा, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि कभी किसी लड़की के शरीर पे जिन्न लग जाए तो उसकी तबीयत खराब करना, उसको परेशान करना, ऐसा होता। वो उन्हें लगता था कि ये जिन्न अच्छा वाला है, ये मदद कर रहा है। अच्छा। तब लोग आते जाते थे। तो जिन्न की पता कैसे चलता था कि उस लड़की को तकलीफ होती थी, किस शरीर के किसी एक हिस्से में उसे बहुत दर्द होता था, और दर्द होता था तब पता चल जाया करता था कि अब जिन्न बाहर निकलने वाला है। तो जिन्न जब निकलता था वो सुई के रूप में, निडल के रूप में निकलता था। और निडल जो होती थी तो उसे वाक़ई डॉक्टर निकालता था, और निकालने के बाद पब्लिकली दिखाया करता था कि ये रहा जिन्न। इस तरह से ये जून 2003 की कहानी है। ये उन दोनों इतनी ज़्यादा चर्चित रही थी ये कहानी, क्योंकि अब जैसे अब आजकल तो पॉडकास्ट चल रहा है, ये तुम्हारा सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया ही हुआ करता ज़्यादातर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी दस्तक देनी ज़्यादातर शुरू कर दी थी। नए न्यूज़ चैनल आने लगे थे, तो ये बहुत हाईलाइट हो रहा था। तो मीडिया वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि यार ये सचमुच के जिन्न निकलता है या वैसे ये कहानी बनाई जा रही है। तो अब जब भी मीडिया वालों को इंतज़ार था कि जब इसको तकलीफ होगी, जब इसके अंदर का जिन्न निकलेगा तो देखेंगे। और वो सचमुच जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसके अंदर से एक सुई निकली। अच्छा। और ये मेडिकल जो हॉस्पिटल है मेरठ का, वहाँ डॉक्टर ने जो उसके निडल को निकाला तो उन्होंने कहा कि निडल तो निकली है सचमुच, लेकिन ये निडल कुदरती नहीं है, मतलब कोई ऐसा कि सब कुछ बन गया होगा अपना आप। ये तो बनाई हुई किसी मशीन के द्वारा बनाई हुई है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर डाली गई है। अच्छा। अब ये बात उस ज़िले के एसपी को बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि यार इस लड़की के अंदर से इसका मतलब हर बार निडल निकलती है, हर बार सुई निकलती है, तो कोई ना कौन है। तो पहला जो शक गया था वो उसके पापा पे गया था कि इसका मतलब पापा ही ये नाटक कर रहा है, इसके घर पे लोग आते हैं ताकि थोड़ी इनकम जनरेट हो, और ये पागल बना रहा है, मतलब पागल बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी गोपनीय रूप से उन्होंने बिना वर्दी के इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि लड़की को 7 या 8 महीने पहले बुखार आया था बहुत ज़्यादा तेज, और जिस जगह की लड़की रहती थी वहीं पास में कस्बा लगता है। उस कस्बे में एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने उस लड़की का इलाज जब करना शुरू किया तो उसको देखने के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि पर्दे के पीछे मरीज़ को देखते हैं, लिटा के देखा तो उसने मरीज़ को देखा तो मरीज़ के अलग अलग हिस्सों को उसने छूना शुरू कर दिया। मरीज़ ने की लड़की की उम्र 14 साल थी, वो बहुत खूबसूरत थी। एक तो होता है ज़्यादा, तो वो उसको देख के थोड़ा लट्टू हो गया। तो उस लड़की ने कोई विरोध नहीं किया, ये सोच के कि शायद हो सकता है कि ये जांच का हिस्सा हो। तो उसे अच्छा सा लगा। उसने 2-3 जांचें लिख दी कि आप कल भी आना, परसों भी आना, ये वो। तो वो लगातार 2-3 दिन तक उसका साथ उसने उसकी बैड टच किया उसकी बॉडी पे हर जगह। लड़की ने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि वो शायद नादान थी और इसलिए उसने इसका फ़ायदा उठाया। अब उसने एक बेहोशी का इंजेक्शन मंगाया, उस लड़की को दिया और उसके साथ उसने रेप कर दिया। अब जब रेप कर दिया तो लड़की अब कुछ भी नहीं बोल पाई। जब उसे 1-8 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसने कहा कि इसको होश आ जाएगा, ले जाओ उसे, घर पास में था। तो उसने उस लड़की के साथ कई बार रेप किया, और ये बात एक तांत्रिक था, उसने देख ली, उसे पता चल गया है अंदाज़ा कि बार बार ही लड़की आ रही है, क्या बात है।
तब उसके दिमाग में ये आइडिया घुसा था कि हम इसके अंदर निडल डालेंगे और ताकि ये बार बार विजिट करे। हाँ, ये बार बार विजिट करे और हम जब इसे निकालेंगे तो बताएंगे कि जिन है इसके अंदर। अच्छा, तो उन्होंने मिलके फिर इसमें वो वैसा डॉक्टर नहीं था पढ़ा लिखा, वो झोला छाप था। अच्छा, इस तरह से 5 लोग शामिल होते हैं और पिछले 6-7 महीने से उसका रेप कर रहे थे वो, और उसके अंदर निडल डालते थे ताकि वो 2-4 दिन के बाद उसे तकलीफ होगी, फिर वो आएगी और उसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे। तो उधर जब निडल निकलने वाली बात होती थी तो इलाके में शोर मच गया कि देखो यार उसके तो जिन निकल रहा है। तो उस लड़की, वो तो खुद तकलीफ में थी लड़की, और लोग उसका कोई पानी पड़ा हुआ पी रहे हैं ठीक होने के लिए। और पापा को भी उसके पता नहीं चल रहा, पता नहीं चला। जब पुलिस को ये बात पता चली थी, उसके पापा को पता चली थी, पापा को बड़ा दुख हुआ उसके, और पुलिस को तो बहुत ही दुख हुआ। और पुलिस ने बताते हैं कि उन 5 को खूब जम के कूटा था। अच्छा, तभी से उनकी शिकायत करी थी उस दौर में। जब मीडिया वालों से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छे से, आज भी वो लोग हैं जिंदा, वो लड़की भी है। और जेल में होंगे वो या बाहर? अरे बस हमारे देश का कानून ऐसे ही है, इतनी तिकड़मबाजी लगाते हैं लोग, बाहर निकल आते हैं। लोगों का भी मानना पड़ेगा कि कुछ भी मान रहे हैं कि भाई ये तो है कि आदमी कुछ मानने तैयार है, लेकिन ना कोई जादू है, ना टोना है, कोई नीडल है, ना कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब मान रहे हैं तो भैया आप मान रहे हैं। हद हो गई यार, बताओ सर। मैं वैसे थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये पानी को फूंक कर देना, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैंने काफ़ी सुना है कि ये मस्जिदों में वहाँ पर ऐसे दिया जाता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है ये? कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और मौलाना साहब बहुत देर तक तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं। तो तरावी की नमाज़ जो होती है उसमें कुरान शरीफ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि उनको रटा हुआ होता है वो। और जब मौलाना साहब लगातार वो उसके बारे में बोल रहे हैं, एक पारा, 1.5 पारा, 2 पारा इस तरह से पढ़ते हैं, तो वहाँ जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मौलाना साहब के पास पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं कि मौलाना साहब ये प्लीज़ इसमें फूंक मार दीजिए। तो वो ऐसे फूंक मार देते हैं उसके अंदर। तो उससे लगता है कि उनको कि फ़ायदा देगा ये पानी। तो उस पानी को कुछ लोग पी लेते हैं, घर पे लेके आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लगातार कुरान शरीफ पढ़ा जाता है मुँह से, तो वो हो सकता है कि उनके दिमाग में होता कि इसके पढ़ने से हाँ अब ये काम करना शुरू कर देगा, ये ताकतवर हो गया, ये मतलब पानी एनर्जाइज हो गया जैसे। अब पता नहीं लोगों को लगता है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ऐसा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पानी, तेल ये पड़वाते हैं ऐसे, फिर उसको पी लेते हैं। अच्छा सर, आप एक पाकिस्तान की ट्रू क्राइम स्टोरी बता रहे थे, बड़ी शॉकिंग थी वो बताओ ज़रा ऑडियंस को। वो वाकई जिसने जब उस कहानी को सुना है, तो अक्सर होता है क्या कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमें से 36 कांगड़ा रहता है, तो इंडियन साथी जो होते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, वहाँ के तो हर तीसरा आदमी ऐसे ही करता होगा। लेकिन वो हर तीसरा आदमी तो खैर नहीं करता होगा, लेकिन वो कहानी वाकई पाकिस्तान के इतिहास की पहली ऐसी कहानी थी। जब लोगों ने सुना था तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जिसने किया था, जब उसका इंटरव्यू पाकिस्तान की मीडिया ने किया, तो सचमुच ये बात सही थी। कितने साल पुरानी बात है सर? ये शायद बात है साल 2010 के आसपास की। एक लड़का जिसका नाम रियाज होता है, पाकिस्तान का एक सरगोदा एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला, और वो शहर जा रहा था कमाने के लिए। ये पाकिस्तान का ही कराची शहर है, वहाँ पर वो जॉब की तलाश में जाता है। कई दिन इधर उधर घूमता है। आखिरकार कराची के एक कब्रिस्तान में उसका नाम था वज़ीरा पहले से ही कब्रिस्तान में माली का काम करता था। वक्त पड़ने पर कब्र की खुदाई भी करता था, वक्त पड़ने पर कब्रों की साफ़ सफाई भी करता था। तो वो वहीं पर काम करता था। उसने कहा कि वज़ीरा को एक साथी की ज़रूरत थी, तो वज़ीरा ने अपने साथ उस लड़के को रख लिया। तो ये ऐसे लगातार कई साल तक वो उसके साथ रहा। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि वो अचानक से गायब हो जाया करता था। रियाज नहीं, वज़ीरा पहले से काम कर रहा था। जब वज़ीरा गायब हो जाया करता था तो रियाज ने इसने पूछा कि तू कहाँ जाता है, अचानक से गायब हो जाता है, बीच बीच में दिखाई नहीं देता। तो एक दिन रियाज ने उस वज़ीरा का पीछा करना शुरू किया। तो पता चला कि उसने वो कब्र के जो पैरों की साइड वाला हिस्सा होता था, उसमें से पटरे वगैरह हटा गए और वो अंदर कब्र के अंदर चले जाया करता था। और उस कब्र में जाता था जिस कब्र में किसी लड़की की, किसी महिला की लाश होती थी। और वो जैसे आज कोई महिला मर गई, ये लड़की मर गई, तो उसके मरने के बाद उसे दफन करते हैं। तो वो
जगह होती है ताज़ा, उसको बहुत मेहनत से नहीं खोदना पड़ेगा आपको। तो इसी हिसाब से वो कब्र के अंदर गया और अंदर जाने के बाद उसके साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी होता था वो वक्त बिताया करता था। यानी कि उसके साथ वो अपना जो सेटिस्फाई होकर आता था, गलत काम करता था, गंदा काम करता था। और वो ऐसे लगातार लगातार चल रहा है उसका। अब रियाज ने तो देखा कि यार ये सब क्या कर रहा है, तो उसने कहा तू यहाँ इसमें करने क्या गया था। तो उसने शुरुआत में झुटलाने की कोशिश करी, लेकिन जब लगातार एक ही सवाल पूछा जाएगा तो उसने बता दिया कि यार मैं ऐसे करता हूँ। तो रियाज को इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। रियाज भी खुश हो गया, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ किसी को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, एक काम करेंगे फिर दोनों चले करेंगे एक साथ उसके। ये सच है क्या सर? ये बिल्कुल सच है, उसका इंटरव्यू है, आप गूगल करना, आप यूट्यूब पर उसका हो सकता है उसका इंटरव्यू पड़ा हो। एक वहाँ का शमा नाम से एक टीवी है, शमा टीवी, उस पर इसका इंटरव्यू आज ही मौजूद है। बाप रे। जी सब जब सुना था ना उस लड़की ने, एंकर ने, तो उसको पीटना शुरू कर दिया था पुलिस वालों के सामने। उसे इतना गुस्सा आ गया था, और गुस्से वाली बात भी थी। ऐसे वक्त आगे चलता रहा और वो इंतज़ार करते थे कि कब लड़की की लाश आएगी, कब महिला आएगी, कोई औरत आएगी, कोई दिख जाया करता था, पता चल जाया करता था। उनके बताते कि वहाँ की खास किस्म का उस पर कफन आता था, तो उससे पता चल जाया करता था कि ये लड़की की लाश है या औरत की लाश है या फिर आदमी की लाश है। तो ऐसे इनके बीच में चलता रहा। एक दिन उसको अचानक, क्योंकि वो नशा भी करता था, जैसे ड्रग्स वगैरह लेना या कुछ सूखा नशा, कई तरह के नशे होते, तो नशा करता था, तो वो नशे की हालत में ही सब करता था। शायद इसलिए उसे अच्छे और बुरे का कभी एहसास नहीं हुआ, और इसी चक्कर में उसको बीमारी लगती है और बजीरा मर जाता है। अच्छा। बजीरा जो था वो पहले से जो है उस मालिक का काम करता था, कब्र की खुदाई का काम करता था, तो वो मर जाता है। अब रियाज बसता है अकेला। जब रियाज अकेला बसता है तो रियाज को लगता है कि यार किया जाए कुछ, तो रियाज ने वैसे ही करता रहा, और इसका भी एक वक्त आगे चलता चला गया, मतलब गुजरता चला गया। कितना टाइम खिंच गया वो सर? 7-8 महीने खिंच गए थे। ये 3 साल तक तो दोनों ने साथ मिलकर सब किया। 3 साल तक ये करते रहे? हाँ, वो इंतज़ार करते थे कब औरत की लाश आएगी और कब उसके साथ करेंगे। उसके बाद फिर नंबर आता है रियाज का। रियाज भी वैसे ही करने लगा, और ये करते 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 6-7 महीने का वक्त गुजर गया। एक दिन एक लड़की की लाश जब आई, इस बीच में ये भी पता चला था कि जो कब्रें होती हैं, जैसे किसी को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से दफनाया जाता है, मिट लगी होती है, लेकिन जब भी कभी घर वाले अपनी परिवार के किसी सदस्य कब्र को आकर देखते थे तो कब्र का हाल कुछ अजीब होता था, और वो शिकायत करते थे कि ये सब क्या है। तो ऐसा भी होता है कि बीजू नाम का एक जानवर होता है, वो कब्र में खुदाई कर देता है, वो अंदर जाके उसे खाता है बॉडी को। तो कहते थे कि हो सकता है कि जानवर आया हो, उसने ये सब किया हो, लेकिन वो इंसान था जानवर जो ये सब काम कर रहा था। अब रियाज ने एक दिन एक लड़की की लाश जब आती है तो उसके बाद फिर दफन हो गए और उसके अंदर चला गया। जब उसके साथ गलत करा था ना, तो उसकी जो लड़की के दांत थे वो अजीब तरह से चमक रहे थे, मतलब कुछ अब क्या रहा था वो खुदा की कुदरत है, भाई ऊपर वाला ही जाने। अब उस लड़की की आंखों में से भी रोशनी निकलने लगी, अजीब तरह की रोशनी, और वो इतना ज़्यादा डर गया रियाज, इतना डर गया कि उस कब्र से निकलने बाद वो चीखने लगा, उस कब्र में निकल कर वो भागने लगा बस। मतलब वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से डर जाता है और वो भाग रहा है। अभी तक इस बात का, इस राज का किसी को नहीं पता था कि पिछले 3 साल से 4 साल से यहाँ पर ये सब चल रहा है। और वहाँ पे ये भी तो कहते हैं कि कोई तो देखभाल करता भी है कि भाई यही तो देखभाल कर रहे थे, यही तो उसकी जॉब भी उनकी यही थी कि वो कब्रिस्तान की साफ सफाई, कब्रिस्तान में जो नई कब्र खोदना होता है या किसी कब्र से मिट्टी दाएं बाएं हो जाए तो उसको लगा के ठीक कर दो, तो वो ही रक्षक थे, वो ही भक्षक बने हुए थे। तो जब वो वहाँ से निकल के भागता है तो पब्लिक ने उसको रोका, भाई तुम क्यों भाग रहे हो, क्या है। तो वो इतना डरा हुआ था कि जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, उसे होश आया 1-2 दिन के बाद, उसके इलाज के बाद, तब उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं और बजीरा, यानी कि रियाज और बजीरा, ये सब काम करते थे, गंदा काम। खुद ही कन्फेस कर दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने सब किया है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद ही कभी राज खुलता भी नहीं, बात कहीं बाहर आती नहीं, बताने वाला करने तो वाला। उसने कहा कि हाँ 50 तो उसने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लगभग 50 लेडीज के साथ उसने ऐसा सब किया है, डेड बॉडीज के साथ, डेड बॉडीज के साथ। अब वहाँ कोई विरोध करने वाली बात नहीं, कोई क्या करेगा भाई, कोई लड़की होती है उसके साथ कोई गलत करता है तो चीखती चिल्लाती है, वो लाश थी उसके साथ। अब इस पर तो काफ़ी बवाल मचा था पाकिस्तान में, इस बात को लेकर बहुत चर्चा में रहा। नीचता की हद है, नीचता की हद है। लेकिन अफसोस की बात ये थी, इसके बारे में अगर आप ये भी जानोगे ना कि उसको क्या सज़ा मिली, तो ये नहीं पता चलता। कानून, जैसे हमारे यहाँ का कानून बहुत लचीला है ना, और अपराधी अपराध करता रहता है, नहीं तो अगर गल्फ कंट्रीज़ में होता तो शायद उसको निपटा देते उसे जो,
लेकिन शायद वो लंबे समय तक ज़िंदा रहा, उसको शायद कोई बीमारी हुई थी, क्या है नहीं है अब इस बात का पता नहीं। हाँ, लेकिन वो उसको कानून ने सज़ा नहीं दी है, मतलब ऐसा जेल में ही रहा है। तो गल्फ कंट्रीज़ में तो उसको उड़ा देते। सर कोई फॉरेन की स्टोरी भी है कि यूएस कनाडा इस तरफ की? मैं 1300 के आसपास कहानी सुना चुका हूँ, तो इसलिए मुझे एकदम याद तो नहीं आ रहा। एक जुमको फ्रोता करके लड़की थी ये जापान की। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे मैंने कोई कहानी सुनाई तो वो कहानी मेरे दिमाग में 2 या 3 दिन तक तो रहेगी। उसके बाद जब नई कहानी की तैयारी करूँगा तो मैं पुरानी को भूल जाता हूँ। तो अब मुझे रैंडमली तो एकदम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊँगा। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी हुई कहानी है, और ये कहानी और कहीं किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ प्रिंट मीडिया में आपको जरूर मिल जाएगी। ये आपने अपने चैनल पे भी कवर नहीं करी कभी, या करी हुई है? आपने कवर करी है पहले? हाँ, मैंने कवर किए। इस पर मुझे कई IAS IPS ऑफिसर के मतलब शाबाशी वाले मैसेज आए थे, वो पर्सनली मिले कि मैंने आपकी वो कहानी देखी थी, वो कहानी बहुत अच्छे से वायरल भी हुई थी और बड़ा अप्रिशिएशन मिला था। मुझे भी खुद भी अच्छी लगती है, आपको भी शायद पसंद आएगी अगर आप मुझे परमिशन देते। बताओ सर बताओ। बिल्कुल। ये है जून 2016 की बात है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के DM साहब, जो शायद 2009 की इंडिया टॉपर भी रही हैं, रात के 7-8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उनके पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे उस वक्त अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के OSD थे आशीष यादव। OSD क्या होता है सर? ये अपना पर्सनल अब इसका फुल फॉर्म देना पड़ेगा, लेकिन OSD आप चाहो तो गूगल कर लीजिएगा। तो उससे अपने पर्सनल जैसे असिस्टेंट होते हैं, PA होते हैं, तो कुछ ऐसे ही। तो ये थे प्राइवेट, आशीष यादव उनका नाम होता है। ये गवर्नमेंट के ये SDM भी बन जाते हैं। आपके नोएडा विकास प्राधिकरण में जो एक पोस्ट होती है OSD की पोस्ट होती है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। हाँ, तो उनका फ़ोन पहुंचता है DM साहब के पास। DM यानी कि सुब्रा सक्सेना, और सुब्रा सक्सेना यानी कि 2009 की फोटो पर। तो 8 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि मैं आशीष यादव बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का OSD। बोले जय हिंद सर। जय हिंद। ये बताइए, ये खुर्जा का चेयरमैन है, नाम है उसका रफ़ीक फड्डा, ये कैसा आदमी है? बोले सर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन आप बताइए। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वो प्रशासन के फेवर का आदमी है कि नहीं है, क्या वो पार्टी के लिए फेवर करता है कि नहीं करता है? तो बोली मुझे नहीं पता, मैं अपने SDM से बोलती हूँ। यानी खुर्जा के SDM थे उन दिनों इंदु प्रकाश सिंह, तो मैं इंदु प्रकाश से बोलती हूँ, आपसे वो बात कर लेगा। अब जैसे मैडम को पता चलता है, मैडम ने इंदु प्रकाश सिंह को बोल दिया। इंदु प्रकाश सिंह SDM ने उसको फ़ोन किया OSD को कि सर जैन। बोले हाँ बताइए। और सर वो आप मैडम ने बोला था आपसे बात करने के लिए। अरे यार भाई, मैं ये पूछ रहा था भाई कि तुम्हारे यहाँ पर एक चेयरमैन है जो सिटी का चेयरमैन है, नाम उसका रफ़ीक फड्डा है, वो आदमी कैसा है? बोले जी आदमी तो बढ़िया है। तो यार उसका एक काम था, तो मैं सोच रहा था कि पहले पूछ लूँ कि प्रशासन का फेवर का आदमी है, वैसे ही फालतू हम लोग उसकी सिफारिश करें। बोले नहीं जी आदमी बढ़िया है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वैसे मुझे 2 साल यहाँ पर बतौर SDM हो गए। तो उनसे बोले कहो उनसे, मुझसे बात करेंगे। अब पहले DM ने SDM ने उस चेयरमैन को, चेयरमैन रफ़ीक फड्डा ने फ़ोन कर दिया OSD को। तो वो बोले चेयरमैन साहब बड़ी तारीफ़ सुनी आपकी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं, तो आप बताइए आपका एक काम था। बोले हाँ सर काम तो था, वो आपको स्लोटर हाउस की परमिशन के लिए आपने डाला हुआ है, तो आपको चाहिए क्या परमिशन? बोले सर बिल्कुल चाहिए। आप कुछ मतलब हेल्प भी करेंगे वैसे ही? बोले सर आप जो भी आदेश करेंगे। तो 1-2 दिन तो उनकी बात चली। दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने एकदम बोल दिया कि कुछ पैसे डाल देना, एक मैं खाता नंबर दे रहा हूँ। तो उन्होंने बिना सोचे उस खाते में 20 लाख रुपए डाल दिए। जब 20 लाख रुपए डाल दिए, उसके बाद फिर 2-1 दिन और गुजरते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कुछ यार पैसे और डाल देना, 10 लाख रुपए और डाल दिए। फिर 2-3 दिन और गुजरे तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसे डाल देना। तो बस पता है उसमें हुआ क्या कि 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख रुपए वो 2-3 बार में पैसे दे चुके थे। अब उसके बाद फिर इनके अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी जग रही थी कि भाई मेरा काम होने वाला है। और उस जब ये बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं अब 500 भैंसों की परमिशन, यानी कि किसी भी स्लोटर हाउस के अंदर भैंस काटने के लिए या किसी जानवर को काटने के लिए परमिशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो चाहते थे 500 की। लेकिन यहाँ पर उसने सीधे सीधा ऑफर दी, क्या यार तुम 500 के लेके बैठे हुए, सीधा 1000 की कराता हूँ मैं। तो वो ये चेयरमैन साहब तो खुश हो गए, यार मुझे तो मज़ा आ गया। लेकिन इसी बीच में उनका ये कहना था कि अगर आप भैया भाभी से मिलना चाहो तो वो लखनऊ के अंदर इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और आप आ जाना, लेकिन एक काम करना, जब आप आओ तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आना।
अब ये घंटों लग जाते हैं उन्हें सोचने के लिए, यार भैया भाभी के पास जाएंगे, इफ्तार पार्टी है, कुछ स्पेशल लेके जाएंगे। तो यहाँ से 2-3 लोगों की टीम जाती है लखनऊ, और लखनऊ के अलग अलग जगहों पर जाते हैं और क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं इस पर डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। तभी किसी ने कहा अरे यार एक काम करो, भैया यानी कि अखिलेश यादव के लिए तो कुर्ता पजामा कपड़ा ले लेते हैं और भाभी के लिए बढ़िया सी साड़ी ले लेते हैं। तो बता रहे थे कि लगभग 12,500 रुपये के कुर्ता पजामे के कपड़े लिए, और भाभी के लिए जब साड़ी की बात आती है तो कोई वहाँ पर सहारा मॉल है शायद, उस सहारा मॉल के अंदर जाते हैं और जाके कहते हैं कि भाई जो महंगी से महंगी साड़ी है वो आप दे दीजिए। तो उन्होंने साड़ी बहुत सारी देखी, उसमें एक साड़ी पसंद की तो 50,000 रुपये की, उसी से ही मिलती जुलती एक और साड़ी यानी कि 1 लाख रुपए की 2 साड़ी लेके जाते हैं। एक साड़ी एक्स्ट्रा वो इसलिए लेके गए थे, अगर ये पसंद नहीं आएगी तो ये वाली, इनमें से एक दे देंगे। तो इसी तरह से वो पहुंच जाते हैं इफ्तार पार्टी में। अब वहाँ वो फ़ोन करता है कि आशीष भैया तुम कहाँ पर हो? पर यार अभी बात नहीं हो सकती, अभी यहाँ पर इफ्तार चल रहा है और लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, और जैसे फ्री होंगे उसके बाद में तुम्हारी तसल्ली से बातचीत कराऊंगा। अब चेयरमैन साहब और उनके जो साथी थे वो इंतज़ार करने लगते हैं, और उनसे कहा जाता है कि तुम भी इफ्तार का हिस्सा बन जाओ, आराम से इफ्तार करो। अच्छा, पार्टी जेन्युइनली हो रही थी? हाँ, जेन्युइनली पार्टी हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जैसे था। वो उनके वहीं पर है जहाँ पर पार्टी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत सारी नहीं, जब इफ्तार पार्टी होती है और मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी अगर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कई हज़ार लोग होंगे। अब कई हज़ार लोगों में से किसी एक का मिलना ये तो पॉसिबल नहीं है, और ओएसडी बोल रहा है तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है इफ्तार करते हैं। अब इफ्तार ख़त्म होता है, नमाज़ होती है, नमाज के बाद पूरी इंतज़ार कर रहे थे कि कब बातचीत हो। फ़ोन मिलाया तो स्विच ऑफ। यार ये कैसे हो गया, स्विच ऑफ कैसे हो रहा है? तो हो सकता है कि यार पूरा दिन काम करा हो, बैटरी लो हो गई हो, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। तो इंतज़ार किया तो फिर स्विच ऑफ। इस तरह से अब चेयरमैन साहब को लगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तगड़ी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने सीधा एसडीएम को फ़ोन मिलाया, खुर्जा के एसडीएम इंदु प्रकाश सिंह को फ़ोन लगाया कि सर वो जो नंबर दिया था आपने, बातचीत हो रही थी और वो इस तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या करें? मैं तो वैसे भी 3 बार में 40 लाख रुपए दे चुका हूँ। बोले तुम परेशान मत हो और मैं देखता हूँ। उन्होंने खुद से ट्राई किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उन्होंने डरते हुए मैडम को फ़ोन किया, यानी कि डीएम साहब को फ़ोन किया। अब एसडीएम साहब ने डीएम साहब को फ़ोन लाया तो उन्होंने कहा कि बोले तुम इंतज़ार कर लो, बहुत जल्दी हो रही है क्या? वैसे भी हो सकता है बिज़ी हो। लेकिन इंतज़ार करने के बाद भी, कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अगला दिन आ जाता है, तब डीएम साहब को दोबारा मैसेज पहुंचता है और डीएम साहब ने फिर सीधा ही आशीष यादव को फ़ोन लगा दिया कि आशीष सर, इस तरह से आपका जो फ़ोन आया था ना, वो आपने बोला था कि मुझे चेयरमैन साहब से बात करनी है, फड्डा से, उसकी स्लॉटर हाउस की परमिशन वगैरह है। बोले दिमाग ख़राब हो रहा है क्या कर रही हो आप? मैंने कब फ़ोन किया आपको? बोले सर फ़ोन तो आया था तो आप ही का। ये बिल्कुल सब कुछ ठीक था। मुख्यमंत्री वो भी ओरिजिनल, ओएसडी ओरिजिनल, ओएसडी के नाम आशीष यादव वो भी ओरिजिनल, सब कुछ ठीक था। लेकिन फ़ोन किसने किया है? अब ये बात जब आशीष यादव को पता चलती है कि मेरे नाम से और मुख्यमंत्री जी के नाम से इस तरह से किसी ने फ़ोन किया है, तो सीधा गया, जाने के बाद बोला भैया ऐसे मसला है, पता है आपके नाम से किसी ने 40 लाख की ठगी कर ली है। बोले ये बात बाहर तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसका पता निकालो। अब वो भाई मुख्यमंत्री आदेश करे तो जाहिर सी बात है पूरा अमला हिल सकता है। बात आईजी तक पहुंची, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, उन्होंने तुरंत इसमें जो एक्शन लिया, टीम गठित की, और टीम गठित करने के बाद जिस नंबर से कॉलिंग चल रही थी वो नंबर दरअसल आगरा का नंबर हुआ करता था। अब आगरा में जिसका नंबर था पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उसको पकड़ती है। उसके खाते में ही 10 लाख और 20 लाख 40 लाख रुपए भी पहुँचे थे। अब उसको पुलिस ने पकड़ा क्योंकि पैसे वो निकल के दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो चुके थे। अब जिस दूसरे के गए थे बैंक से रिकॉर्ड मिल जाता है, उसको पकड़ा तो वो इटावा के लोग थे। कुल मिला के 4-5 लोगों की टीम थी जिन्होंने 40 लाख का पैकेज लगवा दिया। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई थी। टीम ने जब उन्हें पकड़ा तो पकड़ के एक पुलिस वाला बोला उनसे, यार एक बात बताओ, तुम कैसे फ़ोन करते हो किसी भी अधिकारी को, कैसे हड़काते हो, क्या है तुम्हारा तरीका? तो शुरुआत में तो डरने लगा कि सर रहने दीजिए, नहीं बताओ यार हम भी देखें तुम कैसे करते हो फ़ोन। तब उन्होंने कहा ठीक है सर, नंबर दीजिए। तो बुलंदशहर सदर एसडीएम, जो सिटी के एसडीएम थे उस वक्त, जो भी थे मुझे नहीं पता नाम क्या उनका, नंबर दिया उनका जो सीयूजे नंबर होता है, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, पुलिस वालों के लिए अलग होता है और ऑफिसर्स के लिए अलग होता है। तो इधर से वो फ़ोन लगाता है कि हेलो, मैं फला मंत्री बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात बुलंदशहर सदर एसडीएम से हो रही है? बोले जी हाँ जी सर जय हिंद। अरे जय हिंद क्या यार, तुम्हारी बहुत शिकायत मिल रही है यार, तुम बहुत मतलब हमारे लोगों से बदतमीजी करते हो। प्रॉपर एक्टिंग वो उसने करना शुरू कर दिया।
अब वो डरा बोले सर सॉरी, अरे मैंने 2-3 लोग मेरे नाम से मिले हैं, उसके बावजूद भी तुम मतलब मुझे कुछ समझ नहीं रहे हो, ऐसी जगह उठवा के फेंकवाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे तुम जो। अब एसडीएम साहब को वो हड़काना शुरू कर दिया। एसओजी वाले अपनी आंखों से जब देख रहे थे और वो खिलखिला के हंस भी रहे थे। जब वो हंस रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो इसी बीच में उन्होंने कहा सर मुझे माफ़ कर देना, यहाँ की ना एसओजी वालों ने मुझसे कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैं तो बस ऐसे ही कॉल करा था। एसडीएम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 2-4 उससे गालियाँ दी और उन्होंने कहा कि वो पुलिस वाले कौन कौन है उन्हें बताओ, मैं उन्हें भी देखूँगा। तो तब जाके पुलिस वाले भी हंसने लगे। ये बात इसलिए मुझे पता चल गई, उस एसओजी टीम का एक जो टीम में शामिल था उसने बताया कि भैया पता क्या 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 हुआ था उसमें, ऐसा हमने सारे फ़ोन कराया उसको। जब फ़ोन कराया तो उसने जब एसडीएम को हड़काना शुरू किया तो एसडीएम साहब को इतना गुस्सा आया बाद में, जब उन्हें ये पता चला कि ये कोई मंत्री नहीं था कि फिरौट था। और आपको ताज्जुब होगा, कोई भी शायद उसमें पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, 5वीं 6वीं पास या 8वीं पास, इतने पढ़े लिखे थे बोल। लेकिन बात करने का उनका ऐसा होता था कि एक यूपीएससी क्लियर किया हो बंदा जिसने इंडिया को टॉप किया हो, वो भी उसके कच्चे में आ जाता है और जब उन्हें पता चलता है तो पकड़े जाते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात ये थी, जब उनके खातों को मतलब जो उनके बैंक अकाउंट से उनको चेक करना शुरू किया तो उसमें या तो 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन और हुई थी या 40 लाख की हुई थी। तो पता चला कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि यार भाई फॉरेस्ट ऑफिसर बात करें जी, हाँ सुना यार आपको कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जिला चाहिए। बोली जी हाँ सर मैं चाह तो ये रहा था। कोई बात नहीं आप परेशान मत होइए, हम कराएंगे, हमारा मामला है। कोई भी बहाना लिया होगा। उसके खाते से 40 लाख रुपए उन्होंने अपने खाते में ले लिए और जब पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये तो जांच का हिस्सा है और आप बताइए क्या होना चाहिए, तो उसने कहा कि साहब ना तो मुझे पैसे चाहिए ना मुझे मेरा नाम चाहिए, इस मामले को यहीं दबा लो। अब ये पता नहीं कि उस चार्जशीट जैसे लगाई जाती है, कोर्ट में मामला पहुंचता है तो चार्जशीट में फॉरेस्ट ऑफिसर को शामिल किया था या नहीं किया था। लेकिन ये साल 2016 में, और ये मैंने डेट भी लिखी है 20 जून 2016 की बात है। अच्छा। तो चेयरमैन साहब बाद में उनके पैसे से हालांकि 20 लाख रुपए शायद रिकवरी हो गई थी, बाकी जो साड़ी थी वो साड़ी लेने वाला कोई था नहीं। कुर्ते पजामे बढ़िया कपड़ा खरीद लिया 12,500 रुपये का। कुर्ते पजामे उन्होंने खुद ने पहन लिए थे। साड़ी सदमे में रातों को खुद ही पहन ली होगी। बताओ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन्होंने सारी की सारी डिटेल मुझे ऐसे ही बता दी थी और मैं ऐसे एक अनजान बन के, एज ए रिपोर्टर नहीं, एज ए अनजान बन के मैं सुनता रहा। और जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया तब मैंने ये कहानी सुनाई और इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा अरे वाह कहानी तो बहुत अच्छी है। हो सकता है कि इंदु प्रकाश सिंह को भी मेरे पास फ़ोन आया था, सुब्रा सक्सेना ने कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, तो उन्होंने अब तो कमिश्नर रैंक पे होंगी शायद वो मैडम। उन्होंने अप्रिशिएट करा या ये बोला कि ये तो पर्सनल बात थी, आपने आउट कैसे कर दी या हटाओ इसको? भाई जब पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है तो। अच्छा, बात पब्लिक में आ गई, फिर चार्जशीट आ गई। अखिलेश यादव जी को भी तो मालूम होगा उनके नाम से। अरे बिल्कुल, उनको पता था इस बात का। अखबार में अभी अगर आप गूगल करेंगे कि अखिलेश यादव के नाम से 40 लाख की ठगी, तुरंत निकल के आएगा। पर ये लोग डेटा भी एक्सेस कर पा रहे थे कि भाई इनको ये चाहिए तो इसको हाँ, ये पॉइंट की बात है। ये कैसे एक्सेस कर पा ये कुछ ना कुछ होता है, या कुछ ट्रैक कर रहे होंगे पीछे से कर रहे होते हैं। ये जब फाइल वगैरह लगाते हैं ना, अप्लाई करते हैं, तो ये शायद नेट पे दिखता होगा, तो वो उनमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड अलग नजरों में आ गया। बताओ कि इसको वो चाहिए, इसको ट्रांसफर चाहिए, इससे को कोई तो सर इनसाइडर भी आउट करता, अंदर वाला भी शामिल होगा। लेकिन फिर जब अंदर वाले होते हैं और बड़े लोग होते हैं तो वो तो खैर आपको पता ही है, आम आदमी हमेशा मरता है और ख़ास जो होता है वो बच के चुपचाप निकल जाता है। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत ही मज़ेदार ये पॉडकास्ट रहा। आपकी स्टोरी टेलिंग और नरेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपने जो जिस तरीके से अपने केसेस बताए हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मज़ा तो मुझे आप लोगों के साथ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब कभी किसी को यूट्यूब पर देखते हैं आप और उसको फिर रियल लाइफ में देखते हैं तो रियल लाइफ का कुछ अलग ही मज़ा आता है और वैसे देखने का अलग ही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं जनता से कहूँगा कि सर के चैनल का गोल बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर के चैनल पे जाकर, अगर आप ट्रू क्राइम स्टोरीज़ फ़ैन है तो सर रोज़ एक वीडियो डालते हैं, आप जाइए, सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। अभी तक भी आपने सर को बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहिए। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो कमेंट कर दीजिए, पार्ट 2 के लिए हम सर के साथ दोबारा एक बढ़िया सा पॉडकास्ट करेंगे और सर के और किस्से कहानियाँ और सुनेंगे। और मैं चलते चलते एक बात और कहूँगा जो मैं अक्सर अपने चैनल पे कहता हूँ कि ये सब सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था,
किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। भाई बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, ये वाला बस पॉडकास्ट देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ख्याल रखो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।